ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिवर पैथोलॉजी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हिम्मत है कि आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है, साथ साथ मेरी भी हिम्मत है कि मैंने आपको पढ़ा दिया। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव था, लेकिन अच्छी बात है कि हम इसके बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। आज बेटे हम लोगों ने जो बात करनी है वो यूजुअली बात हम लोग हिपैटिक मैसेस से स्टार्ट करेंगे। वो कहता है बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो लिवर है इसके अंदर मैसेस पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो हिपैटिक मैसेस हैं इनकी तरफ दिन ब दिन अटेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और यूजुअली ये मैसेस जो हैं डायग्नोज हो जाते हैं जब पेशेंट आपके पास कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स के साथ आता है। तो इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू या फिर इवन उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी वो मैस हम लोग पल्पेट कर लेते हैं। किन साइन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है तो आप लोग उसको डायग्नोज कर लेते हो। नंबर 1 वो एपिगेस्ट्रिक फुलनेस के साथ आता है। जैसे हम कहते हैं ना हमारा पेट भरा हुआ है या मैदा भरा हुआ, मेरा मैदा फुल हो गया, मजीद नहीं खा सकता, उस तरह एपिगेस्ट्रिक फुलनेस की फीलिंग उसको बहुत ज्यादा आती है। दूसरा उसको डिस्कम्फर्ट होता है बहुत ज्यादा, रेस्पिरेशन वगैरह भी उसकी इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए इन कंप्लेंट्स के साथ जब आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे तो बहुत दफा ये हिपैटिक मैसेज डायग्नोज हो जाते हैं। अब दूसरी बात वो ये करता है कि ये जो हिपैटिक मैसेज हैं ये दो तरह के मैसेज हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि हिपैटिक नोड्यूलर मैसेज हो सकते हैं जिनको हम हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स भी कहते हैं। सो ये नोड्यूलर मैसेज या नोड्यूल्स भी हो सकते हैं। और नंबर 2 ये नियोप्लेजियाज हो सकते हैं। नियोप्लेजियाज का मतलब जाहिर है कैंसर है। कैंसर में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, बिनाइन और मेलिग्नेंट। और मेलिग्नेंट के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा पढ़ना है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। सो नियोप्लेजियास के ऊपर बाद में आएंगे। पहले बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे हिपैटिक नोड्यूल से। सो हिपैटिक नोड्यूल्स के बारे में यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पेपर में आपकी बुक में हिपैटिक या जिसको हम लोग हाइपर प्लास्टिक नोड्यूल्स कहते हैं उनके बारे में क्या लिखा है। सो स्टार्ट वो ये लेता है कि वो कहता है कि जो हाइपर प्लास्टिक नोड्यूल्स हैं इनको हम फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, ठीक है। सो हाइपर प्लास्टिक नोड्यूल्स जो हैं इनको फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइपर प्लास्टिक हिपैटोसेलुलर नोड्यूल्स हैं और यूजुअली ये नॉन सिरोटिक लिवर में, ये जो कार्सिनोमास है ना ये सिरोटिक लिवर में ज़्यादातर डेवलप होते हैं, लेकिन ये नॉन सिरोटिक लिवर के अंदर एक हाइपर प्लास्टिक सी ग्रोथ होती है जो कि डेवलप हो जाती है। इसलिए हम लोग इसको, ये फोकल भी होती है इसलिए हम इसको फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इसका अगर हम लोग फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया के कॉज की बात करें तो क्या कॉज है, ये नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया क्यों डिजेनरेट बना है वहां पे। तो कहते हैं एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, लेकिन आपकी जो हिपैटिक पैरेन्काइमा है उस पैरेन्काइमा की तरफ जब ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है तो ब्लड सप्लाई में इफेक्शन की वजह से वहां पे ये नोड्यूलर मैसेज बनते हैं। कौन सी ब्लड सप्लाई के प्रॉब्लम हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 वो कहता है कि अगर क्या हो वीनस मैल फॉर्मेशन हो तो उसकी वजह से ये बन सकता है। दूसरी बात है कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो वेसल्स का, जैसे कि पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा हमने पहले भी डिस्कस किया, वो हो सकता है। या नंबर 3 वो कहता है कि पोस्ट ट्रोमैटिक ऑब्लिटरेशन हुई हुई है पोर्टल वेन रेडिकल्स की, यानी जो पोर्टल वेन्स हैं उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और ब्लड आउटफ्लो नहीं हो रहा। यूजुअली हाइपरप्लेजियाज बेटे तब बनते हैं जब ब्लड फ्लो कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादा ब्लड उनको मिलता है तो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं। तो हाइपरप्लेजिया यूजुअली ओवर सप्लाई की वजह से बनता है। अगर वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जाहिर है ब्लड फ्लो जाएगा नहीं, वहां पे रहेगा। तो इस वजह से या कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स अगर चल रहे हैं और ब्लड ज्यादा आना शुरू हो गया है तो कंपनसेटरी ऑगमेंटेशन की वजह से भी ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया बन सकते हैं। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया की मॉर्फोलॉजी वो डिस्कस करता है जिसको हम यहां पे दोबारा करते हैं। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो उस पैटर्न में वो क्या डिस्कस करता है, वो कहता है यूजुअली ये एक वेल डिमार्केटेड सी नोड्यूल होती है। नंबर 1 क्या मेंशन करता है बेटे, वो कहता है कि ये एक वेल डिमार्केटेड सी और पुअरली इनकैप्सुलेटेड, हाँ लेकिन इसका जो कैप्सूल है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वेल डिमार्केटेड पुअरली इनकैप्सुलेटेड नोड्यूल है जो बनी हुई होती है। अगर हम लोग ग्रॉसली इसको देखेंगे इसका जो साइज होता है वो रेंज करता है, वो वेरी करता है, कुछ सेंटीमीटर्स तक का हो सकता है। और मैस लीजन जो है, ज्यादातर ये मैस लीजन आपको किन लोगों में मिलती है, यंग टू मिडिल एज वुमेन में, ठीक है। क्योंकि अगर वो ओल्डर होगा तो फिर कैंसर के चांसेस या नियोप्लेजिया के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग इसको ग्रॉसली ही देख रहे हैं, कलर की बात करेंगे तो वो कहता है कि इसकी ग्रे व्हाइटिश सी अपीयरेंस होती है। सो ये वेल डिमार्केटेड पुअरली इनकैप्सुलेटेड सम सेंटीमीटर इन साइज और ग्रे व्हाइट इन अपीयरेंस है, ठीक है। और स्टिलाइट स्कार भी समटाइम
इसमें बना हुआ हो सकता है, कुछ इसके इर्द गिर्द इंजरी और आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स हैं या रीजनरेशन रिस्पॉन्स हैं तो उनकी वजह से कहता है समटाइम वहाँ पे स्कार भी बनना हो सकता है। स्कार में से समटाइम फाइब्रस सेप्टा जो है वो रेडिएट कर रहा होगा और ये फाइब्रस सेप्टा सेंटर से पेरिफेरल की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। सो सेंटर से पेरिफेरल की तरफ आपको कोई फाइब्रस सेप्टा मिल सकता है। तो ग्रॉसली जो मॉर्फोलॉजी है वो इस तरह की होगी, किस तरह की, वेल डिमार्केटेड, पुअरली इनकैप्सुलेटेड, रेंज इन साइज, ग्रे व्हाइट इन अपीयरेंस एंड सम टाइम वहां पे स्कार भी हो सकते हैं। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको आनी चाहिए। तो कहता है कि वहां पे माइक्रोस्कोपिकली लीजन के अंदर नंबर 1 ये कि आपको सेंट्रल स्कारिंग मिलती है क्योंकि स्कार सेंटर से शुरू होकर पेरिफेरल की तरफ एक्सटेंड करता है। नंबर 2 वो कहता है कि कुछ बहुत सारी एबनॉर्मल वेसल्स होती हैं और इसलिए वहां पे जो डक्ट्यूलर रिएक्शन यानी जो रीजनरेशन का प्रोसेस हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो भी पड़ा हुआ होता है। कहते हैं अब 2 रीजन है ना ब्लड सप्लाई में, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई इफेक्ट होके ब्लड आपका कम आना शुरू हो गया, हम कहेंगे कि वो जो टिश्यू है वो हाइपोपरफ्यूज है। तो अगर तो वो हाइपोपरफ्यूज होगा तो टिश्यूज जो हैं वहां पे जायरा हेपेटोसाइट कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा और जब कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा तो स्कारिंग होगी और स्कारिंग की वजह से सेप्टास बनेंगे। लेकिन अगर ये ब्लड ज्यादा जा रहा हुआ, ठीक है, अगर ये ब्लड क्या हुआ, ज्यादा जा रहा हुआ, हाइपर परफ्यूजन हुई, तो हाइपर परफ्यूजन की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है और आपको क्या नजर आता है, माइक्रोस्कोपिकली वहां पे हाइपरप्लेजिया नजर आता है। सो ये चीज बेटे आपने याद रखनी है। अब ये जो हाइपरप्लेजिया है इसमें नॉर्मल हेपेटोसाइट्स होंगे और उनके बीच में थिकन्ड साइनोसाइडल प्लेट होगी, ठीक है। सो हाइपोपरफ्यूज के केस में आपको क्या मिलेंगे, सेप्टास। लेकिन अगर हाइपर परफ्यूजन की बात करेंगे तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या मिलता है आपको, कुछ साइनोसाइडल थिकन्ड प्लेट्स मिलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइबर क्या था, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। सो हमने कहा कि फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया क्या है, जब लिवर के अंदर नोड्यूल्स बने हुए होंगे, इसके केसेस ब्लड सप्लाई की कोई भी मसला हो सकता है। और मॉर्फोलॉजी में भी हमने बात कर ली कि ये ग्रॉसली जो है वो वेल डिमार्केटेड से एक मैस होगा और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम लोग बात करें तो वहां पे स्कारिंग, डक्ट्यूलर रिएक्शन और डिपेंडिंग अपॉन हाइपर परफ्यूजन या हाइपोपरफ्यूजन है। अगर हाइपो हुई तो सेप्टाज होंगे और अगर हाइपर परफ्यूजन हुई तो फिर हाइपरप्लेजिया जिसको सेपरेट कर रही होंगी थिकन्ड साइनोसाइडल प्लेट्स, ठीक है बेटे। अब हम लोग जो है वो ट्यूमर्स की बात कर लेंगे। तो ट्यूमर्स में सबसे पहले इसने कहा कि आपके पास 2 तरह की इनकी जो हम डिवीजन हमेशा से करते आ रहे हैं वो 2 तरह का हो सकता है। नंबर 1 ये कि ये कोई बिनाइन ट्यूमर हो सकता है और नंबर 1 लिवर के अंदर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। मेलिग्नेंट बहुत तरह के हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बिनाइन के अंदर वो कहता है जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें अगर हम देखेंगे तो एक ट्यूमर जो है वो कैपिलरी हिमेंजियोमा होता है, वो काफी ज्यादा कॉमन है। लेकिन कैपिलरी हिमेंजियोमा हम लोगों ने ब्लड वेसल वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिस्कस करना है, इसलिए यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया गया। दूसरी चीज हमारे पास होती है हेपेटिक एडिनोमा, ठीक है। सो इन्होंने हेपेटिक एडिनोमा को डिस्कस किया हुआ है। सो हेपेटिक एडिनोमा के बारे में बात कर लेते हैं। हेपेटिक एडिनोमा के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं हेपेटिक एडिनोमा या हेपेटोसेलुलर एडिनोमा आप लोग बोलें तो ये बेसिकली एक बिनाइन ट्यूमर है। एडिनोमा हमें बिनाइन बताता है और हेपेटिक का मतलब यही कि ये हेपेटोसाइट्स का यानी जो लिवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, उनका एक बिनाइन ट्यूमर है। इसकी डायग्नोसिस जो है वो हो जाती है, बहुत आसान है इसकी डायग्नोसिस। एज अ हेपेटिक मैस ये डायग्नोज होता है जब पेशेंट आपके पास साइन सिम्टम्स के साथ आएगा। और किन साइन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा तो आप लोग इमेजिंग टेक्निक करेंगे तो ये डायग्नोज हो जाएगा बहुत इजीली। उसके जो साइन सिम्टम है, नंबर 1 एब्डोमिनल पेन के साथ, क्योंकि इस मैस से प्रेशर हो रहा होगा और प्रेशर इफेक्ट की वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है जिसके साथ पेशेंट आपको आएगा। जैसे जैसे मैस एक्सपेंड करेगा प्रेशर इफेक्ट बढ़ेगा और पेन भी बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात है कि हेमरेजिक यूजुअली मेन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो यही है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो कहता है मैस बढ़ता जाएगा तो इफेक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस ट्यूमर की हेमरेजिक नेक्रोसिस भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अपनी भी याद रखते तो कोई बात नहीं, उसने वैसे बात की हुई है। तो उसने कहा कि हेपेटोसाइट का जो बिनाइन ट्यूमर है दैट इज हेपेटिक एडिनोमा, इसकी डायग्नोसिस इमेजिंग टेक्निक के ऊपर हो जाती है। जब पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है हम ये करते हैं और मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। सम टाइम हो सकता है कि ये वाला जो ट्यूमर है ना इसमें हेमरेजिक नेक्रोसिस हो जाए, लेकिन सम टाइम इस ट्यूमर की रप्चरिंग भी हो सकती है। ये ट्यूमर रप्चर भी कर सकता है। अगर ये रप्चर करेगा तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होगी और उस ब्लीडिंग से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन इसकी कॉम्पोजिशन हम इसको यानी ये जो एडिनोमा है हम इसको 3 टाइप्स में वो कहता है क्लासीफाई करते हैं। हम कहते हैं कि ये लो मेलिग्नेंसी रिस्क के साथ है, ये इंटर मेलिग्नेंटी रिस्क के साथ है और हाई मेलिग्नेंसी रिस्क के साथ है, ठीक है। और यानी इसकी क्लासिफिकेशन होती है एज अ लो ग्रेड, इंटीग्रेटेड
इंटरमीडिएट, एंड हाई ग्रेड। अब यहाँ पे उसने एक बात की हुई है सेक्स हार्मोन्स की, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? ओवेरियन सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स के अंदर। उसने कहा बाहर से जो वुमेन्स COCPs लेती हैं उनके अंदर हमने देखा कि ये जो लिवर एडिनोमा है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है, और जब वो ये COCPs छोड़ देती हैं तो फिर ये जो ट्यूमर है यानी बिनाइन सा ट्यूमर है ये खुद ब खुद रिग्रेस हो जाता है। तो इसका मतलब है इनकी कुछ एसोसिएशन ज़रूर है, 100% नहीं ऐसे होता। बहुत सारी वुमेन COCPs लेती हैं उनको कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ वुमेन्स के अंदर इसकी एसोसिएशन ज़रूर है। सो इस वीडियो में बेटे मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई हैं। नंबर 1 हम लोगों ने फोकल हिपैटोसेलुलर नोड्यूल के बारे में पढ़ा, जो एक मास सा है जो ब्लड सप्लाई में इफेक्ट की वजह से बनता है, उसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। और दूसरा हमने कहा एडिनोमा है यानी बिनाइन ट्यूमर है, डी हिपैटोसाइट का हमें नहीं पता ये क्यों बन जाता है, मे बी इसकी कुछ ओवेरियन हार्मोन्स के साथ एसोसिएशन है, और अगर ये बन जाता है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका प्रेजेंटिंग एब्डोमिनल पेन है और पेशेंट का ईजिली डायग्नोज हो जाता है। समटाइम तो इस ट्यूमर के अंदर हेमरेजिक नेक्रोसिस हो जाएगी और समटाइम ये रप्चर भी हो सकता है, और रप्चर होगा तो बहुत स्वेयरली ब्लीड करेगा। सो ये 9 ट्यूमर होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जरा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को डिस्कस करेंगे।